नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे महाकाव्य की दुनिया में चलेंगे जिसने श्री राम की कथा को आप कह सकते हैं एक बिल्कुल नवीन और मानवीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। हम बात कर रहे हैं राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत की। नमस्कार। और साकेत इसको अक्सर लोग सिर्फ उर्मिला के विरह का काव्य कहते हैं, जो कि सच भी है। हाँ, काफी हद तक। लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये उन सभी पात्रों की अनकही भावनाओं का महाकाव्य है जिन्हें इतिहास ने और यहाँ तक कि राम कथा की परंपरा ने भी अक्सर हाशिए पर रखा। आज हम साकेत के प्रथम सर्ग के भाव सौंदर्य और उसके कलात्मक वैभव पर एक गहरी नजर डालेंगे, ये समझने के लिए कि उस महान ट्रेजेडी से पहले का संसार कितना सुंदर था। बिल्कुल, क्योंकि किसी चीज को खोने का दुख तभी समझ आता है जब हमें पता हो कि वो चीज कितनी कितनी कीमती थी। सही बात है। तो चलिए इस अद्भुत काव्य यात्रा का आरंभ करते हैं और मैथिली शरण गुप्त जी के शब्दों के माध्यम से उस गौरवशाली अयोध्या का साक्षात्कार करते हैं। किसी भी महान रचना के पीछे एक गहरी प्रेरणा होती है। गुप्त जी साकेत का आरंभ अपने पिता को एक बहुत ही व्यक्तिगत समर्पण से करते हैं। वे लिखते हैं, पिता, आज उसको हुए अष्टाविंशति वर्ष दीपावली प्रकाश में जब तुम गए सहर्ष। ये पंक्तियां सिर्फ एक बेटे की याद नहीं है, इनमें एक पूरी विरासत की झलक है। बिल्कुल, एक विरासत का सम्मान है। यह समर्पण कोई औपचारिकता नहीं है, बल्कि उस नींव का सम्मान है जिस पर कवि के संस्कार और उनकी काव्य दृष्टि टिकी है। जी। वो आगे याद करते हैं कि कैसे बचपन में उन्होंने अपने पिता से तुलसीदास के छंद सुने थे। इससे ये पता चलता है कि राम भक्ति और काव्य कला दोनों उन्हें विरासत में मिले थे। अच्छा। वो खुद को उसी महान परंपरा की एक कड़ी के रूप में देख रहे थे। और ये दिलचस्प है कि वो तुलसीदास का स्मरण करते हैं, तो क्या वो खुद को उसी परंपरा में रख रहे थे या फिर एक नई जमीन तैयार कर रहे थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। खासकर उर्मिला जैसे उपेक्षित पात्रों को केंद्र में लाकर। मुझे लगता है दोनों। वो तुलसीदास को अपना आदर्श मानते थे, इसीलिए जब वे अपने गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का धन्यवाद करते हैं तो कहते हैं, हाँ, वो प्रसाद वाली पंक्ति, हाँ, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। यानी वो तुलसीदास की भक्ति और काव्य शक्ति को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन द्विवेदी जी की प्रेरणा से, हाँ, द्विवेदी जी की प्रेरणा से उस परंपरा का विस्तार कर रहे हैं। वो राम कथा के उन कोनों में रोशनी ले जा रहे हैं जहाँ पहले किसी की नजर नहीं गई थी। और इसी निवेदन में वो एक बहुत ही ईमानदार बात भी स्वीकार करते हैं, अपनी रचना की एक कथित अपूर्णता के बारे में। हाँ, और यही तो कवि की महानता है। वे स्वीकार करते हैं कि उर्मिला के चरित्र को वे जैसा गढ़ना चाहते थे, शायद वैसा नहीं कर पाए। वो लिखते हैं कि उनका मन तो उर्मिला के लिए लिखना चाहता था, मेरे मानस के हंस आज वनचारी, पर उनकी कलम ने उसे स्वीकार नहीं किया और लिखा, मेरे उपवन के हरण आज वनचारी। हंस और हरण का ये द्वंद्व, हाँ, ये कलाकार का अपने सृजन के साथ एक संघर्ष है। और यही अपूर्णता का भाव, ये स्वीकारोक्ति साकेत को इतना मानवीय और रिलेटेबल बना देती है। बिल्कुल। अच्छा, तो अब सर्ग के आरंभ पर आते हैं, मंगलाचरण से। जी। प्रथम सर्ग का आरंभ माँ सरस्वती की वंदना से होता है। आई दयामयी देवी सुख दे सार दे, इधर भी निज वरद पाणी पसार दे। ऐसा लगता है जैसे कवि अयोध्या के उस वैभव का वर्णन करने के लिए शब्द शक्ति का वरदान मांग रहे हैं, ताकि वो उसके साथ न्याय कर सकें। और इसके बाद जो अयोध्या का चित्र गुप्त जी खींचते हैं वो अद्भुत है। ये सिर्फ एक शहर का वर्णन नहीं, बल्कि एक आदर्श लोक, एक यूटोपिया की परिकल्पना है। मुझे जो पंक्तियां सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं वो है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इन पंक्तियों में मुझे अयोध्या सिर्फ एक पवित्र शहर नहीं, बल्कि एक महत्वाकांक्षी, एक अपवर्डली मोबाइल समाज जैसा लगता है। सही पकड़ा आपने। स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, इसमें एक एम्बिशन है। क्या ये सिर्फ भक्ति है या इसमें उस दौर की राष्ट्रीय आकांक्षाएं भी झलकती हैं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ एक उपमा नहीं है, ये द्विवेदी युगीन राष्ट्रवाद की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। याद रखिए, ये काव्य 1915-16 के आसपास लिखना शुरू हुआ और 1931 में प्रकाशित हुआ। हाँ, स्वतंत्रता संग्राम का दौर था। बिल्कुल। तो गुप्ता जी साकेत को केवल एक पौराणिक नगर नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत के लिए एक आदर्श, एक सपने के रूप में देख रहे थे। अयोध्या का आकाश छूना असल में भारत की आध्यात्मिक, नैतिक और भौतिक उन्नति का प्रतीक है।
और इस आदर्श समाज के नागरिक कैसे हैं? गुप्त जी लिखते हैं, व्याधि की बाधा नहीं तन के लिए, आधि की शंका नहीं मन के लिए। आज के दौर में जब हम मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग की इतनी बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि गुप्त जी 100 साल पहले ही एक होलिस्टिक सोसाइटी की परिभाषा दे रहे थे। निश्चित रूप से ये एक ऐसे समाज की स्थापना है जहां न शारीरिक रोग हैं न मानसिक चिंता, जहां नीति और रीति साथ साथ चलती हैं और राजा प्रजा में पूर्ण प्रेम है। कवि हमें उस सुख शांति और समृद्धि की पराकाष्ठा दिखाते हैं जो राम के अभिषेक से ठीक पहले अयोध्या में मौजूद थी। मतलब एक बेंचमार्क स्थापित कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा बेंचमार्क स्थापित कर रहे हैं ताकि जब ये टूटे तो पाठक को उस टूटन का दर्द पूरी शिद्दत से महसूस हो। तो एक तरफ अयोध्या का ये अलौकिक वैभव है, एक आदर्श समाज का बड़ा कैनवस, लेकिन इसके तुरंत बाद गुप्त जी इस बड़े कैनवस से जूम इन करके एक बहुत ही इंटीमेट, एक बहुत ही व्यक्तिगत सुबह पर हमें ले आते हैं। और यहीं हमारी मुलाकात उर्मिला से होती है। और ये काव्य कला का बेहतरीन उदाहरण है, मैक्रो से माइक्रो पर आना। भोर का वर्णन इतना जीवंत है कि लगता है प्रकृति भी राम के राज्याभिषेक के उत्सव में शामिल होने के लिए जाग रही है। जी। सजग जनजीवन उठा विश्रांत हो, मरण जिसको देख जड़ सा भ्रांत हो। और इसी दिव्य प्रकाश के बीच साकेत की नायिका उर्मिला का प्रथम दर्शन होता है। और क्या अद्भुत सौंदर्य वर्णन है। ये सजीव सुवर्ण की प्रतिमा नहीं, आप विधि के हाथ से ढाली गई। जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़ें। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मा ने अपने हाथों से एक स्वर्ण प्रतिमा गढ़ दी हो। ये हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध नखशिक वर्णन है, लेकिन गुप्त जी यहाँ एक बहुत जरूरी बात जोड़ते हैं। क्या? वो सिर्फ बाहरी रूप रंग का वर्णन नहीं कर रहे। जब वो लिखते हैं शील सौरभ की तरंग आ रही, तो वो उर्मिला के चरित्र की गहराई की ओर संकेत करते हैं। अच्छा। यानी सुंदरता सिर्फ देखने में नहीं है, बल्कि उनके चरित्र में, उनके स्वभाव में है। गुप्त जी पहली ही झलक में उर्मिला को सौंदर्य, शील और कला की प्रतिमूर्ति के रूप में स्थापित कर देते हैं। और इसके बाद काव्य का संभवतः सबसे मनोहर प्रसंग आता है, उर्मिला और लक्ष्मण का प्रेमालाप। हाँ, ये किसी महाकाव्य का दृश्य नहीं, बल्कि एक आधुनिक रोमांटिक कहानी जैसा लगता है। इसमें छेड़छाड़ भी है, गहरा प्रेम भी है और एक दूसरे के प्रति बराबरी का सम्मान भी। बिल्कुल। लक्ष्मण का प्रवेश और पिंजरे में बंद तोते के चुप हो जाने पर उनका वो प्रसिद्ध कथन। हाँ, वो शुक वाला। जी, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़ेम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। मैं जब भी इसे पढ़ता हूँ मुस्कुरा देता हूँ। ये इतना सिनेमैटिक है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि लक्ष्मण दरवाजे पे खड़े मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल। ये महाकाव्य को अचानक एक डोमेस्टिक ड्रामा, एक पारिवारिक सीन में बदल देता है। यही गुप्त जी का जादू है। इस संवाद में जो विनोद और बराबरी का भाव है, वो मुझे हैरान करता है। उस जमाने के महाकाव्यों में पति पत्नी के बीच इस तरह की हल्की फुल्की छेड़छाड़ दिखाना कितना आम था, या क्या गुप्त जी यहाँ एक आधुनिक रिश्ते की नींव रख रहे थे? आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठा रही हैं। ये उस समय के लिए क्रांतिकारी था। महाकाव्यों में अक्सर नायक नायिका के बीच एक गरिमामयी दूरी होती थी जी। लेकिन यहाँ लक्ष्मण और उर्मिला दोस्त भी हैं, प्रेमी भी हैं, पति पत्नी भी हैं। उनका संवाद बराबरी का है। जब उर्मिला लक्ष्मण को अपनी बनाई एक चित्रकला दिखाती हैं, हाँ। तो ये केवल एक पत्नी का अपने पति को अपनी कला दिखाना नहीं है। तो फिर ये क्या है? यहाँ हमें रुक कर सोचना होगा। ये प्रसंग सिर्फ उर्मिला की कला कुशलता को नहीं दिखाता, ये उस आवाज को स्थापित करता है जो आगे चलकर उससे छीन ली जाएगी। अच्छा। जब वो 14 वर्षों तक बोल नहीं पाएगी, जब उसका दुख अव्यक्त रह जाएगा, तब उसकी कला ही उसकी अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम बनेगी। मतलब गुप्त जी यहाँ फोरशैडोइंग कर रहे हैं। बिल्कुल। गुप्त जी यहाँ उस बीज को बो रहे हैं जो बाद में नवम सर्ग के विरह काव्य का एक विशाल वृक्ष बनेगा। ये फोरशैडोइंग का एक अद्भुत उदाहरण है। ये तो एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण है। और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया है उसकी कला पर, वो भी देखने लायक है। वो सिर्फ वाह बहुत सुंदर है नहीं कहते। नहीं, वो उसकी कला का सम्मान करते हैं। वो कहते हैं, मानते हैं जो कला के अर्थ ही स्वार्थ नहीं करते कला को व्यर्थी, वह तुम्हारे और तुम उसके लिए चाहिए पारस्परिकता ही प्रिय। यानी कला स्वार्थ के लिए नहीं है, कला और कलाकार एक दूसरे के लिए हैं। ये एक पति का अपनी पत्नी की प्रतिभा, उसके पैशन के प्रति गहरा सम्मान है। वो उसे एक इंडिविजुअल के रूप में देख रहे हैं, सिर्फ अपनी पत्नी के रूप में नहीं। फिर एक बड़ा ही मनोरंजक क्षण आता है जब उर्मिला लक्ष्मण का चित्र बनाने का प्रयास करती हैं, पर भावुकतावश उनका हाथ कांप जाता है और रंग छलक जाता है। हाँ,
रंग छलक कर अभिषेक घट पर जा पड़ता है। ये मानवीय भावों का कितना कितना स्वाभाविक चित्रण है। प्रेम इतना ज्यादा है कि कला पर नियंत्रण ही नहीं रहा। प्रेम कला पर भारी पड़ गया। बिल्कुल। और इस पर लक्ष्मण का परिहास, रंग घट में ही गया, देखा अहो तुम चिबुक धरने चली थीं क्यों न हो। और उर्मिला की लज्जा, क्या करूं बस में ना मेरा मन रहा। ये सब उनके रिश्ते को बहुत ही यथार्थ और प्रिय बनाता है। सही कहा। इस क्षण में वो किसी महाकाव्य के नायक नायिका नहीं, बल्कि हमारे आपके जैसे दो प्रेम करने वाले लगते हैं। लेकिन उनके इस मधुर एकांत को बाहर से आती उत्सव की ध्वनि भंग करती है। राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब लक्ष्मण के जाने का समय है और यहीं से काव्य का माहौल बदलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। अब तक जो कुछ था वो एक आदर्श, एक स्वप्न लोक था। अब यथार्थ दस्तक दे रहा है। और ये विदा का क्षण बहुत ही मार्मिक और गंभीर है। लक्ष्मण कहते हैं, दिन निकल आया, विदा दो अब मुझे, फिर मिले अवकाश, देखूं कब मुझे। हाँ, इन सीधे साधे शब्दों में भविष्य की एक अनिश्चितता की हल्की सी ध्वनि है, एक अनकही आशंका है जो पाठक के मन में बैठ जाती है। ये वाक्य बहुत भारी है। और उर्मिला का मौन, वो कुछ कह नहीं पाती, बस मौन रह जाती हैं। और उस मौन का जो चित्र कवि ने खींचा है वो हृदय पर अंकित हो जाता है। चूमता था भूमितल को अर्ध विधु सा भाल, बिछ रहे थे प्रेम के दृग चाल बनकर बाल। ये मौन स्वीकृति, कर्तव्य के लिए प्रेम का ये मौन समर्पण, यही उर्मिला के चरित्र की महानता को स्थापित कर देता है। ये उनका पहला बलिदान है। वो रोक नहीं रही हैं उन्हें। नहीं रोक रही। और सर्ग का अंत जिन पंक्तियों से होता है वे आने वाली विरह की लंबी अवधि के लिए एक दार्शनिक आधार भूमि तैयार करती हैं। आप बात कर रहे हैं किंतु जहां है मनोविनियोग वहां कहां का विरह वियोग। जी, ये एक बहुत गहरा विचार है, इसे थोड़ा और समझाएंगे। जरूर। मनोविनियोग का मतलब है कि आपका मन और आत्मा पूरी तरह से किसी में बस जाए। आज के जमाने में हम शायद इसे डीप इमोशनल एंड स्पिरिचुअल कनेक्ट कहेंगे। अच्छा। तो गुप्त जी कह रहे हैं कि जब दो लोगों के बीच ऐसा गहरा कनेक्शन हो तो फिजिकल डिस्टेंस यानी शारीरिक दूरी बेमानी हो जाती है। ये सिर्फ एक सांत्वना नहीं बल्कि साकेत का मूल दर्शन है। यही वो शक्ति है जो उर्मिला को 14 साल तक जीवित रखेगी। ये एक घोषणा है कि भले ही शरीर अलग अलग हों, पर जहां मन एक दूसरे में लगा हो वहां विरह कैसा। ये शारीरिक दूरी पर आत्मिक एकता की विजय का संकेत है। साकेत का प्रथम सर्ग आनंद, सौंदर्य और प्रेम की एक ऐसी संपूर्ण दुनिया रचता है जिसे पढ़कर मन मुग्ध हो जाता है। ये उस शिखर का दर्शन है जहां से आगे कथा करुणा, कर्तव्य और त्याग के बिल्कुल अलग मार्ग पर बढ़ेगी। आपने सही कहा, शिखर। गुप्त जी ने इस सर्ग में जानबूझकर उस आदर्श की, उस सुख की पराकाष्ठा की स्थापना की है, ताकि उसके टूटने का दुख गहरा हो। हाँ, ताकि उसके खंडित होने का दुख पाठक को गहराई से अनुभव हो सके। उन्होंने हमें विस्तार से दिखाया है कि अयोध्या ने क्या खोया था और उससे भी बढ़कर उर्मिला और लक्ष्मण ने व्यक्तिगत स्तर पर क्या खोया था। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम सर्ग एक खूबसूरत प्रस्तावना है, आने वाले तूफान से पहले की शांति। बिल्कुल, एक ऐसी दुनिया जिसे याद करके ही उर्मिला अपने विरह के 14 वर्ष काटेगी। ये सर्ग उर्मिला की स्मृतियों का खजाना है। यही वो आधार है जिस पर वियोग का भव्य महल खड़ा होगा। साकेत पर हमारी यह चर्चा का प्रथम सत्र था। इस महाकाव्य के अन्य सोपानों की यात्रा हम अगले सत्र में जारी रखेंगे, क्योंकि जैसा आपने कहा, कथा तो अब आरंभ हुई है। निश्चित रूप से आगे का मार्ग त्याग और तपस्या का है। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।